हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 रिफ्लेक्शन पार्ट लाइट का फिजिक्स में। बच्चों, हमने रिफ्लेक्शन कंप्लीट कर लिया था और आप लोगों का टेस्ट भी हो गया था। अब हम लोग इसके सेकंड पार्ट रिफ्लेक्शन को कंप्लीट करेंगे। और टेस्ट से मुझे याद है मंडे को दोबारा आपके टेस्ट है, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर द टेस्ट। ऑल्सो जो होमवर्क था छुट्टी से पहले वो होमवर्क चेक करा के जाएंगे। तो हाँ, 8.1 एक्सरसाइज। और तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों रिफ्लेक्शन से। होमवर्क के बारे में वीडियो के बाद बात कर लेंगे, किस जिसने नहीं किया इसके घर पे कॉल करते हैं थोड़ी देर। बच्चों, पहला जो चीज हमें समझ में आना चाहिए वो है रिफ्लेक्शन होता क्या है। हिंदी में रिफ्लेक्शन को बच्चों परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? परावर्तन। तो यहां से जो पहला क्वेश्चन आता है बच्चों, राइट डाउन। सॉरी, रिफ्लेक्शन वाले ना अपवर्तन लिखिएगा बच्चों। हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे यहां से, प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हैं। और इंग्लिश वाले बच्चे क्या लिखेंगे? प्रकाश के, क्या लिख रहे हैं हिंदी में? प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हैं। और इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे एक्सप्लेन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या लिखेगा? एक्सप्लेन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। बच्चों बेसिक, क्या बेटा? प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हैं। बच्चों, बेसिक डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में क्या अंतर है। रिफ्रैक्शन, बच्चे देखिए, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में क्या अंतर है इस चीज को समझिए। जब आप बात करते हैं रिफ्लेक्शन की, जब आप बात करते हैं रिफ्लेक्शन की, तो क्या होता है? रोशनी या किरण जो एक मीडियम में ट्रेवल करती है। अभी कौन सा मीडियम है ये? हम जिस मीडियम में है वो कौन सा मीडियम है? क्या? एयर या फिर गैस, या फिर गैस। जब रोशनी गैस मीडियम में चल रही है और सपोज तो ये स्मूथ सरफेस है और इससे टकरा रही है, तो वापस इसी मीडियम में वापस आ रही है। मतलब रोशनी गैस से चलकर वापस किस में आ रही है बच्चों? गैस में ही आ रही है। तो इसे हम रिफ्लेक्शन कहते हैं, परावर्तन। क्या कहते हैं बच्चों? परावर्तन। तो रिफ्लेक्शन तो हम लोगों ने खत्म कर लिया। रिफ्रैक्शन में क्या होता है कि रोशनी जो है एक मीडियम से टकराकर दूसरे मीडियम में चली जाती है। एक मीडियम से टकराकर बच्चों दूसरे मीडियम में चली जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन। अब ये अलग बात है कि 100% अंदर चली जाती है या फिर कुछ परसेंटेज नहीं, मतलब लाइट दोनों नेचर एक साथ ही क्रिएट करती है, रिफ्लेक्शन भी और रिफ्रैक्शन भी। मतलब अगर 100% लाइट किसी सरफेस से टकराया तो हो सकता है रिफ्रैक्शन में 80% 70% गया, बचा हुआ 20% 30% रिफ्लेक्शन हो जाता है। क्या हो जाता है? रिफ्लेक्शन हो जाता है। पर हमें वो चीज नहीं पढ़ना कि कितना रिफ्लेक्शन हो रहा है और कितना रिफ्रैक्शन। हमें क्या पढ़ना है कि लाइट रिफ्रैक्ट कर रही है। क्या कर रही है? अभी रिफ्रैक्ट, मतलब एक मीडियम से कहा जा रही है? दूसरे मीडियम में। मतलब जब रोशनी एक माध्यम से टकराकर दूसरे माध्यम में चली जाए तो हम उसे क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन, अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। बुक में आपका क्या लिखा है जरा गौर कीजिएगा। When light travel obliquely from one medium to another, the direction of light propagate in second medium changes. This is known as refraction of light. क्या है बच्चों? हिंदी में क्या लिखा हुआ है? जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा होकर जाता है तो दूसरे माध्यम में इसके संचरण की दिशा परिवर्तित हो जाती है। इसे ही हम क्या कहते हैं बच्चा? प्रकाश का अपवर्तन। क्लियर है?
यहां पर हमने सबसे पहला क्वेश्चन क्या किया, अभी प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हैं, और दूसरा क्वेश्चन अभी जो करेंगे वो क्या, प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हैं, एक्सप्लेन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। खड़े हो जाना गौतम। क्या होता है प्रकाश का अपवर्तन, क्या होता है बताना, एक्सप्लेन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। हाँ, रिफ्रैक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन कौन किसका आर पार जाना, कौन टकरा रहा है, तो बोलिएगा ना, लाइट जब क्या होता है आर पार चली जाती है, नहीं तो उसे कहते हैं ना कुछ, क्या कहते हैं, मीडियम। क्या कहते हैं, मीडियम। मतलब सब कुछ पर एक शब्द पे जोड़ दिया गया, वो शब्द कौन सा है, मीडियम। क्या है, मीडियम। कॉन्सेप्ट समझना होगा कि ये मीडियम क्या होता है, मीडियम क्या होता है। तो मीडियम बेटो, मीडियम कितने प्रकार के होते हैं, मीडियम कितने प्रकार के होते हैं, 3 तरह के माध्यम। क्या, माध्यम कितने तरह के होते हैं, 3। कौन से होते हैं बच्चों, वेरी गुड। क्या क्या होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तीनों के एक खास, सॉलिड मतलब ठोस, लिक्विड द्रव्य और गैस गैस। तीनों की कुछ खास बातें होती है। क्या होती है बच्चों, कि सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही क्लोज होते हैं, बहुत ही ज्यादा ही क्लोज होते हैं। मतलब इनमें गैप ऑलमोस्ट नहीं होता है, इनमें गैप ऑलमोस्ट इनमें गैप नहीं होता है। इनके बीच की दूरी लगभग नहीं होती है। लिक्विड में पार्टिकल्स के गैप होते हैं, ठीक है, और गैस में बिल्कुल ही ज्यादा गैप होता है। माध्यम का कॉन्सेप्ट क्यों समझाया गया है, माध्यम का कॉन्सेप्ट इसलिए समझाया गया है, अगर रोशनी एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में जाएगी तो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम क्या है, आखिर प्रॉब्लम है जगह। क्या है, मतलब आपके पास कितना स्पेस है, कितना गैप है जिसमें आप ट्रेवल कर सकते हैं, जिसमें आप ट्रेवल कर सकते हैं। सपोज दैट आप अभी यहाँ पे गैस से, कौन सा मीडियम में हम लोग हैं अभी, गैस, तो आप फ्रीली मूव कर पाए। क्या करें आप, फ्रीली मूव। लेकिन आप लोग जब स्विमिंग पूल या कभी पानी के टब में नहाते हैं तो आप इस चीज को महसूस कर सकते हैं कि हाँ, क्या जाता है आपका शरीर दब जाता है। हाँ, आपको महसूस होगा, आप हैंड को फ्रीली मूव नहीं कर पाएंगे। जिस तरह से मैं अभी फ्रीली मूव कर पा रहा हूं उस तरह से आप फ्रीली मूव वाटर के इनसाइड नहीं कर पाएंगे, है कि नहीं। क्यों, क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल्स पास पास होते हैं। और अगर आपको मैं कहूं इसके अंदर हाथ डाल दो, ये दीवार के अंदर हाथ डाल पाएंगे आप, क्यों, क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स और भी ज्यादा क्या है, क्लोज है, इसमें गैप है ही नहीं, इसमें गैप नहीं है। मतलब इन तीनों मीडियम में एक खास बात जो हमने पढ़ा, सॉलिड में बिल्कुल भी गैप नहीं, लिक्विड में होता है पर कम, थोड़ा गैप, कम गैप होता है, और गैस के अंदर गैप क्या होता है, बहुत ज्यादा। यहां तक क्लियर है। अब जिस तरह हमें किसी भी मीडियम के थ्रू जाने में दिक्कत हो रहा है, सेम उसी तरह लाइट को भी इन मीडियम में पास होने में डिस्टरबेंस होगा। इस चीज को तुम मुझे बताओ, सबसे तेज लाइट किस माध्यम में जाएगी, मीडियम में, गैस में, कोई डाउट नहीं है। गैस वो मीडियम होगा जिसमें लाइट सबसे फास्ट जाएगी, और सबसे स्लो कहां जाएगी, नहीं जाएगी, ग्लास, ग्लास ठीक है, दीवार नहीं, पर ग्लास जब हम बात करेंगे तो सॉलिड होगा। क्या होगा, सॉलिड होगा। यहां तक क्लियर है। तो लाइट सबसे फास्ट किस में जाएगी, गैस में, और सबसे स्लो सॉलिड में। तो हमने रिफ्रैक्शन समझा, हमने अभी अभी कॉन्सेप्ट ऑफ मीडियम समझा, कॉन्सेप्ट ऑफ मीडियम। नाउ जो हमें चीज समझना है वो 2-3 लॉ है। क्या है, लॉ है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या है बेटा, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखिए, एक्सप्लेन लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट।
रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अपवर्तन के नियम बताएं। लिख लिए बच्चों, देखिए क्या कहता है पहला लॉ, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल इंटरफेस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडियम एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन सेम प्लेन। बेटा प्लेन क्या होता है? सतह। प्लेन क्या होता है? सतह। क्या होता है? सतह। अब मान लीजिए, मान लेते हैं ये एक, आप कभी देखे होंगे, पानी रख लीजिए। क्या रख लीजिए? यहाँ पे पानी रखते, इसको हम लोग इस तरह से इसको एज्यूम करते हैं कि ये जो है आपका बोर्ड जो है उसको हम इस तरह से एज्यूम करते, ठीक है बच्चे? हाँ, एज ए सरफेस। यहां से रोशनी आई और ये मानते हैं इसके नीचे पानी है। ये सरफेस क्या है? सॉलिड नहीं है, लिक्विड है। तो रोशनी आई, रोशनी यहां से टकराई, फिर वो नीचे से निकल जाएगी, सही है? आपने जब बनाया था रिफ्लेक्शन चैप्टर पढ़ा था, उसमें आपने पढ़ा होगा इंसिडेंट रे, क्या पढ़ा? रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल। एक चीज और सिखाया था, एंगल हमेशा किस पे बनता है? नॉर्मल के साथ। किसके साथ? इस बार जो अभी कंपार्टमेंट के पेपर हुए हैं बच्चों के, या एग्जाम बूस्टर कह सकते हैं, जो सेकेंड एग्जाम हुआ है, सेम क्वेश्चन है। आपके एग्जाम में क्या दे दिया था? यहाँ पर एक एंगल दे दिया था जो कि था 40 डिग्री या 45 ऐसे कुछ था, और बोला गया था कि इस एंगल का आर का वैल्यू बताइए। आर का वैल्यू बताइए। सिंपल था बच्चा, हमें एंगल इसके साथ लेना ही नहीं होता, हमें एंगल तो ये चाहिए, है ना? तो पहले तो हमें ये समझना होगा, ये 90 डिग्री हो गया, क्या हो गया ये? तो ये 40, तो ये क्या हो जाएगा? 50। और हमें पता है जो एंगल आई होता है वही एंगल, तो ये 50, तो ये भी वो सिंपल था, है ना? कितने नंबर का आया था? 2 नंबर का। फिजिक्स में ये क्वेश्चन आया था, ठीक है, इस चैप्टर में ये भी आया था, और भी आया था, पर ये भी आया। तो उसी तरह नॉर्मल का जरूरत होता है। तो अभी जब हम रोशनी को पढ़ेंगे, और ये सतह है, देखिए मान लेते हैं ये जो सतह है इसको यहां पे ड्रॉ, रोशनी ऊपर से आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ, सारे किसके साथ बनेंगे? नॉर्मल के साथ। तो ये बनेगा एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये बनेगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है बच्चों? और ये क्या कहलाएगा? 90 डिग्री। क्या कहलाएगा? नॉर्मल। क्या कहलाएगा? नॉर्मल। समझ में आया? किसी को कोई डाउट? सेकेंड बात क्या कह रहा है? अच्छा, ये सब एक ही सतह पे है, ये सब जो बन रहा है वो यहाँ इसी सरफेस पे बनेगा, इसी सरफेस। ऐसा नहीं होगा कि नॉर्मल यहां आया, सॉरी इंसिडेंट रे यहां आया और नॉर्मल यहां बन रहा है, ऐसा नहीं है। सरफेस एक ही रहेगा, ऑन द सेम प्लेन, ऑन द सेम प्लेन लिखा हुआ बेटा। सेकंड क्या बोल रहा है? सेकंड क्या बोल रहा है कि साइन आई, क्या बोल रहा है? साइन आई और साइन आर का रेशियो हमेशा बराबर होगा। साइन आई और साइन आर का वैल्यू हमेशा क्या होगा? अब रेशियो का क्या मतलब? रेशियो का मतलब हमेशा याद रखिए डिवाइड। क्या मतलब होता है? डिवाइड। साइन आई और साइन आर का रेशियो तो डिवाइड में लिख दो। किसमें लिख दो? कांस्टेंट होगा, ये सेकंड रूल है। क्या है बच्चों? कांस्टेंट। क्लियर है? कोई दिक्कत? ओके। ये 2 लॉ, क्या था बच्चों? 2 लॉ। पहला लॉ क्या कहता है? इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल। क्या कहता है? इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल, तीनों ही एक ही प्लेन पे है। दूसरा बात क्या कहता है? साइन आई बाय साइन आर का रेशियो, साइन आई और साइन आर का रेशियो हमेशा क्या होगा? कांस्टेंट। समझ आ गया बेटा? साइन आई बाय साइन आर के बारे में हम लोग थोड़ी देर बाद समझेंगे। उससे पहले हम समझेंगे कि रोशनी किस प्रकार ट्रेवल कर रही है। किस प्रकार? ठीक है ना? क्या सीखेंगे? रोशनी किस प्रकार ट्रेवल कर रही है। तो तुम कैसे, सूरज के पास से रोशनी अगर ट्रेवल नहीं करती तो तुम तो मतलब काले ही दिखते,
हम सब काले दिखते। अच्छा, हम तो दिखाई ही नहीं देते काले में, हम दिखाई क्या? सूरज की रोशनी ट्रैवल करती, सूरज हमारे तक आ रही है। क्या हुआ बेटा? यूनिवर्स में कहीं पर भी ट्रैवल कर सकती है। लगा? हाँ, वो फोकस उस पे है ना, फोकस वहां पे। ठीक है, वीडियो ठीक है, सही है। कहाँ पे रहूं? कोई डाउट? लाइट ट्रैवल करती है। अब पहले लाइट मान लेते हैं कि लाइट हवा में ट्रैवल करती है। लाइट कहाँ ट्रैवल करिए? अब यहां से लाइट कहां कहां जा सकती है? या तो सॉलिड के अंदर या तो लिक्विड के अंदर। एक्सप्लेन व्हाट हैपन व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम रेयरर मीडियम लाइक गैस टू द डेंसर मीडियम लाइक सॉलिड और लिक्विड। क्या होगा जब रोशनी, देखिए आप, क्या होगा जब रोशनी, क्या हो गया, ठोस से, सॉरी, क्या होगा जब रोशनी गैस से ठोस माध्यम की ओर बढ़ेगी? ठोस माध्यम से नहीं, ठोस में देखिए गैस माध्यम से ठोस की ओर जाएगी, ठोस माध्यम की तरफ जाएगी। सॉरी, क्या लिखे? पिछला क्वेश्चन को मॉडिफाई कर सकते हैं। क्या होगा जब रोशनी विरल से सघन माध्यम में, क्या होगा जब रोशनी विरल से सघन माध्यम की ओर जाती है? तो विरल माध्यम को ही ठोस कहते हैं, गैस कहते हैं, और सघन माध्यम को ही ठोस कहते हैं। क्वेश्चन को मॉडिफाई कर रहे हैं, फिर से एक बार समझिएगा। इंग्लिश में जो लिखे सेम है। व्हाट हैपन व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम रेयरर मीडियम लाइक गैस टू दी डेंसर मीडियम लाइक सॉलिड और लिक्विड। क्या होगा जब रोशनी विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाती है? तब समझिए बेटा, क्या बोला आपने? कॉन्सेप्ट क्या सीखा आपने? सीखा, ठीक है, कॉन्सेप्ट। बेटा ज्यादा जुबान चलता है तो कॉल भी कर सकता हूं मैं आपके घर पे, मुझे सारी चीजें सुनाई देती है। आप यहाँ आइए, मैं बोल देता हूँ टुक मम्मी को, या अपने बच्चे पे ध्यान दीजिए आप, है ना? आप बच्चे पे ध्यान दीजिए, आपका बच्चा क्या पढ़ रहा है, कहाँ पढ़ रहा है, घर पे पढ़ ही नहीं रहा है वो। यहाँ बैठिए, आपकी बात नहीं मानना। कल मनन आता है, मैं बोलता हूँ, एक पर्टिकुलर सेगमेंट है, उस मिनट का होगा, बोलता हूँ मम्मी को दिखाने के लिए, आपके लिए। तो ये मान लेते हैं एक सरफेस है, क्या है? सरफेस है। और लाइट कहां से आएगी? पहले हमें 90 डिग्री बनाना है। क्या बनाना है? अब देखिए, नॉर्मल है। जो लाइट आ रही है कहां से आ रही है बेटा? एयर से आ रही है। इंसिडेंट रे, क्या बेटा? इंसिडेंट रे। और ये एंगल किसके साथ बनाएगी? नॉर्मल के साथ। किसके साथ? नॉर्मल के साथ। कोई डाउट नहीं होना चाहिए इस बात को। एंगल
ये कौन सा मीडियम था? रेयरर मीडियम। कौन सा मीडियम था? रेयरर मीडियम, विरल माध्यम। क्या? विरल माध्यम। ठीक है। और यहां से रोशनी किस में गई है? डेंसर मीडियम। क्या बच्चों? डेंसर मीडियम। जैसे कि, बोलिए, जैसे कि जाम पर बताना बाबू। जैसे कि सॉलिड और लिक्विड। अब मुझे बताइए, जिस तरह से लाइट गैस में ट्रेवल कर रहा है, क्या उसी तरह से सॉलिड या लिक्विड में ट्रेवल कर पाएगा? या फिर वो एकदम कंस्ट्रिक्ट हो जाएगा? क्या हो जाएगा? कंस्ट्रिक्ट हो जाएगा ना, भिड़ जाएगा। क्या हो जाएगा? भिड़ जाएगा। उसका स्पीड स्लो हो जाएगा। स्पीड क्या हो जाएगा? तो उसको जाना कैसे था? ऐसे जाना था। अगर वो एक ही माध्यम में रहता तो ऐसे जाता, पर अब उसका स्पीड क्या हो गया? स्लो हो गया है, वो कंस्ट्रिक्ट हो गया है। क्या हो गया है? तो वो 90 डिग्री की तरफ झुक जाएगा। 90 डिग्री की तरफ। इसी को कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। क्या कहते हैं इसको? यहां पर पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत क्लोज हो, पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत क्लोज। हाँ, एंगल आर। एंगल हमेशा किसके साथ बनता है? एन के साथ। किसके साथ बनेगा? एन के साथ। समझ में आ रहा है क्या हुआ? कि रोशनी क्या हुआ? 90 डिग्री की तरफ, नॉर्मल की तरफ झुक गई। रोशनी क्या हो गया? 90 डिग्री या फिर नॉर्मल की तरफ क्या हो गई? झुक गई। अपने सीधे रास्ते पर, जिस रास्ते से वो आई थी उधर नहीं गई, और नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई। नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई। तो लिखेंगे आंसर इसका, इस क्वेश्चन का। पहले तो ये डायग्राम बनाएंगे सभी को, और फिर इसका आंसर लिखेंगे। when light travel from rarer medium to the denser medium, it will bend toward the normal. It will bend toward the normal. हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे, जब रोशनी विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाती है, तब रोशनी लंब के तरफ मुड़ जाती है। लंब की तरफ मुड़ जाती है। ठीक है बच्चों, लंब की तरफ मुड़ जाती है। समझ में आ गया? कोई डाउट है? ओके। क्वेश्चन 4। क्या हुआ? अभी तक 3 क्वेश्चन हुआ है। क्वेश्चन 4 क्या हुआ बताइए? ओके, क्वेश्चन 4 लिखिएगा। हाँ बिल्कुल, आप डायग्राम बना लीजिएगा। बिल्कुल बना लीजिएगा, अभी नहीं बना लीजिएगा, तब बना लीजिएगा। फोर्थ क्वेश्चन क्या है? व्हाट हैपन व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर मीडियम लाइक सॉलिड और लिक्विड टू द रेयरर मीडियम लाइक गैसेस। हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे, क्या होगा जब रोशनी सघन माध्यम जैसे कि ठोस और द्रव्य से होते हुए विरल माध्यम की ओर जाती है तो? ठीक है, लिख लेना बेटा। ठीक है, कोई डाउट? समझ आ रहा? फिर से अब क्या होगा जरा समझिए। ये तो रिफ्लेक्टेड है, थोड़ा सा इरेज कर दीजिए। ये तो इंसिडेंट है, ठीक है। यहां पर उल्टा कर दीजिए। यहां पर क्या कर दीजिए? उल्टा। यहां क्या होगा? डेंसर मीडियम। क्या होगा? डेंसर मीडियम। क्या होगा बच्चे? ये दूसरा डायग्राम के लिए अब, और उसके बाद क्या होगा? रेयरर। अब क्या होगा जरा समझिए। रोशनी है, क्या है? ये कहां से आ रही है? सॉलिड या फिर लिक्विड से। सॉलिड या फिर लिक्विड से। और ये हमेशा किसके साथ एंगल बनाएगी? नॉर्मल के साथ। याद रखिए इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? इंसिडेंट रे। क्या है ये? इंसिडेंट रे। और रास्ता यही होना चाहिए इसका, ठीक है। परंतु आप समझिए ना, जिस रास्ते से वो आया था पहले, वो क्या था? ठोस था। उसमें जगह तो होता नहीं, लिक्विड में जगह होता नहीं, एकदम कंस्ट्रिक्ट होकर आया होगा, दिक्कत हो रहा है उसको। पर अब वो कहां गया? गैस में, खुला हवा। क्या? तो ये क्या करेगा? नॉर्मल से दूर हो जाएगा। नॉर्मल से समझ आ रहा है? आना था इसको इस रास्ते, आया ये इस रास्ते। अब इसका रिफ्लेक्टेड रे बढ़ गया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो गया? बढ़ गया। क्लियर है? आंसर लिखिएगा। व्हेन लाइट
travel from denser medium to the rarer medium, it moves away from the normal. It moves away from the normal. ठीक है बच्चों, जब रोशनी सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर आती है तब वह लंब से दूर हो जाती है, लंब से दूर हो जाती है। क्लियर है बच्चों? 4 क्वेश्चन, कोई डाउट नहीं अभी तक? ओके, हाँ बेटा, क्या आप हिंदी आपको याद तो करना ही पड़ेगा। आप नहीं समझते द्रव्य क्या होता है? पानी बोलूं आपके लिए, जल बोलूं? हाँ, क्या बोलो? मैं द्रव्य को द्रव्य बोलूं क्या? अरे पागल आप, बताइए क्या डाउट है? इधर जल्दी आई, जल्दी आइए। बुला रहा हूँ ना, जल्दी आइए, लेट नहीं कर, क्या हो गया? जल्दी आइए। क्या बोलो, सुनाई नहीं दे रहा? जल्दी आइए, शर्माइए मत, आइए। पढ़ाई रुक गई, Bye. Come outside. Come. अगला क्वेश्चन जो है बेटा वो है एक्सप्लेन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या है बच्चों? एक्सप्लेन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे अपवर्तनांक से आप क्या समझते हैं? अभी जो सेकेंड लॉ पढ़े थे वो क्या था? साइन आई बाई साइन आर कांस्टेंट। क्या था? साइन आई बाई साइन आर कांस्टेंट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है बेटा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में लिखिएगा जो मैं कह रहा हूं।
बेटा शांत। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, refractive index can be defined as the ratio of speed of light in medium 1 to the speed of light in medium 2। क्या कहते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम डिफाइन कर सकते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 रेशियो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, रेशियो एंड मीडियम 1 अपॉन मीडियम 2, है ना? 1:2 बोलना सही नहीं है, रेशियो 1 बाय रेशियो 2, ठीक है? तो बेटा हिंदी वाले लिखेंगे अपवर्त नानक को हम अपना अपवर्त नानक जो है वह अनुपात है रोशनी के गति का माध्यम 1 से माध्यम 2 में, माध्यम 1 से माध्यम 2 में। इसको कैसे लिखते हैं? N2 by N1, N2 by refractive index of 2, refractive index of 1 equal to speed of light, speed of light medium 1 to speed of light in medium 2, speed of light in medium 2। ठीक है बेटा? हाँ यही तो तरीका है। N2 by N1 इक्वल टू, हिंदी वाले लिखेंगे N2 by N1। हाँ बेटा यही तो तरीका है, याद इसका फॉर्मूला ये है बेटा। तो क्या है बेटा? अपवर्तनांक को आप इस तरह बता सकते हैं कि यह एक अनुपात है माध्यम 1 में प्रकाश की चाल और माध्यम 2 में प्रकाश की चाल का। मतलब ये एक रेशियो है। क्या बेटा? रेशियो। अभी जो हम लोगों ने सेकेंड लॉ पढ़ा था उसमें क्या पढ़ा था? साइन आई बाई साइन आर। तो बेटा ये पूरा इक्वेशन इस तरह से होता है, यही कांस्टेंट था, यही क्या था? साइन आई बाय साइन आर। क्या था? साइन आई बाय साइन आर। ठीक है बेटा, साइन आई बाय साइन आर, ये अपवर्तनांक में आप लिखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। उससे पहले थोड़ा हम समझते हैं चीजों। इसको शॉर्टकट में कैसे लिख सकते हैं? ये तो था इसका डिटेल्ड में। क्या था? डिटेल्ड में जो ये फॉर्मूला है, और शॉर्टकट में इतना बड़ा तो एग्जाम में लिखेंगे नहीं आप लोग, तो आप लोग शॉर्टकट में लिखिएगा साइन आई बाय साइन आर। क्या लिखिएगा? साइन आई इक्वल टू N2 बाय N1, N2 बाय इक्वल टू V1 बाय V2, V1 बाय, ठीक है, V1 बाय V2। ये N2 क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 to the refractive index of medium 1, speed of light in medium 1 to the speed of light in medium 2। लिखिएगा जरूर, जो बोल रहा हूं वो लिखिएगा। क्या लिखिएगा? ये लिखने के बाद लिखिएगा N2 इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट, सॉरी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम। N1 क्या लिखिएगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम। ठीक है, V1 क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, और V2 क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। सही है।
एक्सप्लेन एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या लिखना है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था ना। अब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? निरपेक्ष अपवर्तनानक से आप क्या समझते हैं? देखिए बेटा क्या हुआ, सुनिए। इफ मीडियम वन इज वैक्यूम और एयर, क्या लिखा पहले सुन लीजिए फिर आपको समझाते हैं। आंसर में क्या लिखिएगा? इफ मीडियम वन इज वैक्यूम और एयर देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू इज कंसिडर्ड विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। क्या कह रहा है सुनिए। यदि माध्यम एक निर्वात या वायु है तब माध्यम दो का अपवर्तनानक निर्वात के सापेक्ष माना जाता है। यह माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनानक कहलाता है। क्या बोल रहा है? इफ मीडियम वन इज एयर, मीडियम वन इज एयर। देखो बेटा याद रखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज 1। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज 1। यहां नोट्स लिखिएगा। क्या लिखिएगा बेटा? नोट। कॉपी में ऐसे ब्रैकेट बना के लिखिए ताकि आपको याद रहे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज इंडेक्स ऑफ। बेटा बहुत कुछ बुक में है, आप सब बुक से ही लिख लीजिए और टेस्ट में फिर 1 नंबर आता ही आप लोगों को। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना मार्क्स आता है आपको? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज 1 एन एयर इक्वल टू 1। क्या कहता है? मान लेते हैं कि पहला माध्यम इस बार हवा था। क्या था? हवा। पहला माध्यम क्या था इस बार? हवा। तो N1 क्या हो गया? एयर। N1 क्या हो गया? एयर। 1 क्या हो गया? 1। तो बेटा साइन आई बाई साइन आर, साइन आई बाई साइन आर, या ये नहीं भी लिखे तो क्या अभी सिर्फ इन दोनों की बात करें। N2 तो N2 रह गया, दूसरा माध्यम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। पर N1 का वैल्यू क्या हो गया? एयर की वजह से 1। क्या हो गया? 1। V1 मतलब हवा में जो स्पीड है अपॉन में V2, अपॉन में। क्लियर है? इसी वैल्यू को मतलब N2 इक्वल टू V1 बाई V2, इसी को हम क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या फिर निरपेक्ष अपवर्तनांक। ठीक है बेटा, अगर आप इस तरह से सॉल्व करें तो हमें एक चीज तो पता है। क्या पता है? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। क्या पता है हमें? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर क्या होता है? 3 इंटू 10 दी पावर 8। क्या होता है बच्चों? 3 इंटू 10 दी पावर 8। एक और लिखिएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इन 3 इंटू 10 दी पावर 8 मीटर पर सेकेंड। 3 इंटू 10 दी पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो इसी को और मॉडिफाई करके क्या कर सकते हैं हम? N2 इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट V1, एयर की बात हो रही है, माध्यम एक क्या है? अब एयर है, तो यहां लिख सकते हैं 3 इंटू 10 दी पावर 8 अपॉन में V2, अपॉन में। ठीक है बेटा, तो जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखा आपने, क्या लिखा कि पहला माध्यम क्या है उसका? हवा। जो पहला माध्यम यूज किया गया यहां पर कौन सा किया गया है? हवा। तो एक और मॉडिफाई करके इसमें क्या लिख सकते हैं? तो फाइनली जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू आएगा वो क्या आएगा? क्या है बेटा? ये कॉपी कर लो, पढ़ लो आप। पता नहीं क्या पढ़ रहे हो बिना मतलब का चीज। तो बेटा N1 तो एयर हो गया, N1 तो एयर हो गया। N2 का वैल्यू क्या बचा? N2 इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट V1 क्या होता है? 3 इंटू 10 दी पावर 8। उसको आप क्या लिखते हैं? C। क्या लिखते हैं? C अपॉन V, C अपॉन।
N2, अब देखो बेटा, दो लड़के हैं, क्या है, तो कहेंगे लड़का 1 लड़का 2, एक लड़का दूसरा लड़का, यही कहेंगे। अब मान लो एक ही लड़का है तो कहेंगे ये दूसरा लड़का है, क्योंकि दूसरा पहला है ही नहीं, पहला तो जब अगर जब पहला माध्यम हवा हो जाए, क्या हो जाए, हवा हो जाए, मतलब फर्स्ट मीडियम इज एयर, फर्स्ट मीडियम इज एयर, तो टू लिखने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि N1 तो ऑलरेडी एयर है जिसका वैल्यू क्या होता है 1, नीचे 1 हो गया। तो आपको N2 तब लिखोगे ना जब N1 होगा, N2 तब लिखेंगे जब, अभी N1 तो है ही नहीं, क्यों नहीं है, N1 का वैल्यू क्या है 1, क्योंकि वह क्या था, एयर था। क्लियर है। C और V क्या है, आप लिखिएगा N इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू, C क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, क्या है बच्चों, स्पीड ऑफ लाइट, और V क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर लिखिएगा ऊपर में C में, और यहां लिखिएगा स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। C की वैल्यू है 3 × 10⁸, ठीक है, मीटर पर सेकंड। तो हमने दो चीजें सीखी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर हम लोग पूरा रिफ्रैक्शन जब स्टार्ट करते हैं तो ये एक अलग से टॉपिक है, इसके बाद आप लेंस पढ़िएगा। लेंस से पहले ये पूरा एक अलग टॉपिक है जिसमें आपको समझना होता है कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है, मीडियम क्या है, तीनों मीडियम में जब रोशनी ट्रेवल करती है तो क्या वो नॉर्मल के क्लोज आती है या नॉर्मल से दूर जाती है। अगर मीडियम जो है एयर से सॉलिड हो जाए तो वो क्लोज आ जाएगी, क्योंकि कंस्ट्रिक्शन हो जाएगा, स्पीड कम हो जाएगा, स्पीड कम हो जाएगा तो नॉर्मल के पास आएगा, और स्पीड बढ़ जाएगा तो नॉर्मल से दूर जाएगा। तीसरा में हमने समझना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है। तो तुमको नहीं लगता रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा है, आपको बताने की कोशिश कर रहा है कि लाइट का स्पीड है क्या, लाइट का स्पीड क्या है, लाइट का स्पीड यही बताना चाह रहे हैं। जब भी आप रेशियो निकालते हैं तो आपको वैल्यू आता है, क्या आता है, जैसे 1/2, ये रेशियो ही तो है, तो इसका वैल्यू आ गया 0.5। तो इनको भी डिवाइड करके क्या आएगा, एक वैल्यू आएगा। अगर वो वैल्यू ज्यादा होगी इसका मतलब है बहुत तेज जा रहा है, बहुत ही, और अगर उसका वैल्यू कम हुआ तो इसका मतलब बहुत ही स्लो जा रहा है। स्लो जाने का मतलब है कि रोशनी जो बाहर से आ रही है और दूसरे मीडियम में जा रही है, तो दूसरा मीडियम बहुत पास है, दूसरा मीडियम बहुत, जिसके कारण उसका स्पीड रुक रहा है, उसका स्पीड, और वही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू बहुत ज्यादा होने पर स्पीड तेज हो जाएगा। स्पीड क्या हो जाएगा, इसका मतलब कि पार्टिकल्स क्या है, दूर दूर है, गैस है, क्या है, गैस है। हो सकता है आपको दोनों मीडियम अलग अलग हो, वो चीज हम बताएंगे गैस है कि क्या है, पर ये हमको बताता है कि स्पीड जो है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में वो तेज है या फिर स्लो है, धीरे है। समझ आ रहा है क्या बता रहा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको क्या बताता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको बताता है कि रोशनी की गति तेज है या फिर धीमा है, तेज है या फिर, समझ आ रहा है ना क्या बोलना चाह। इसके लिए आपको बस एक ही फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, N2/N1, क्या फॉर्मूला है, इक्वल टू V1/V2। N2 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, N1 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1। माध्यम 2 का अपवर्तनांक और माध्यम 1 का अपवर्तनांक। V1 क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, और V2 क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। समझ आ रहा है। अगर यही हम बात करें, हो सकता है ना, बहुत ज्यादा चांस है कि रोशनी हवा से आ रही है, कहां से आ रही है, हवा से आ रही है, तो हवा का वैल्यू इजी कर दिया है बुक में। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हवा के लिए क्या होता है, 1, क्या होता है, स्पीड क्या होता है हवा के लिए, 3 × 10⁸। अब वो वैल्यू पुट कर दिए, वो क्या करिए, वैल्यू पुट कर दिए, तो N2/1 इक्वल टू 3 × 10⁸ अपॉन V2। अब 1 के लिए क्या बात है, 1 से किसी को मल्टीप्लाई करेंगे वही आएगा, तो 1 को हटा दीजिए, 1 को। अब जब एक ही माध्यम बचा तो 2 लिखकर कोई फायदा नहीं है, 2 को भी हटा दिए। समझ में आ रहा है। अब क्या बचा, N इक्वल टू 3 × 10⁸ अपॉन V2। यही N जब हवा में है तो इसको क्या कह देते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जब हवा में आ गया तो क्या कह दिए, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, निरपेक्ष अपवर्तनांक। ठीक है बेटा, क्या मुश्किल था, नहीं। अब कल कुछ और क्वेश्चंस करेंगे इस पर,
और समझेंगे कि किस तरह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू से हम पता कर पाएंगे कि रोशनी जो है उस माध्यम में तेज है या फिर धीमा है। अभी तक एक अब वैल्यू देगा ना, अब आपको वैल्यू देगा, आपको एन का वैल्यू दे देगा, बोलेगा स्पीड बताओ। आपको क्या करेगा, दोनों का वैल्यू दे देगा, v का वैल्यू, बोलेगा n का वैल्यू बताओ। फिर बोलेगा कि अगर रोशनी हवा में तो 1 है, क्या है, रोशनी अगर पहले कहा थी हवा में तो उसका वैल्यू क्या था 1। अब मान लो इसको सॉल्व करके आ गया 2, क्या आ गया, तो इसका मतलब है रोशनी अब जहां आई है वहां का हवा और जगह खाली है, और जगह देखो हवा में, गैस में सिर्फ ऑक्सीजन नहीं होता है, बहुत सारे लिक्विड बहुत सारे गैसेस होते हैं। तो हो सकता है पहले जो गैस था उसमें वो बहुत क्लोज था, अब वाले गैस में वो क्या है, बहुत खाली खाली है। हो सकता है अगर ये 1 से कम आ गया, हो सकता है 1 से कम आ जाए, तो हो सकता है मीडियम बदल गया हो सकता है सॉलिड हो, क्या हो, सॉलिड हो, जहां पे स्पीड कम हो गया, जहां पे स्पीड, तो वही सब कल करेंगे बच्चों। 4-5 क्वेश्चंस है और कॉन्सेप्ट है, सारे वीडियोस देख के आना शुरू से लास्ट तक, क्योंकि ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, हम कल पूछेंगे। और हाँ, खड़े करके पूछेंगे। होमवर्क में है एक्सरसाइज 8.2, क्या है बच्चों, मैथ का चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.2, लिखिए सब कोई, दिखाइए कहां लिखा, याद करना और लिखने में अंतर है, लिखिए जल्दी। That's it for today guys. Thank you for watching the video. I hope आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो। प्लीज जितने हो सके उतने शेयर कीजिए ताकि और भी बच्चों तक ये वीडियो पहुंच सके। थैंक यू।